मैम किरण को ऐड कर लूँ। अगेन इंटरनेट डिस्कनेक्ट। ओके, सो नाउ वी विल बी डिस्कस अबाउट रिस्क मैनेजमेंट इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ओके। इसमें बेसिकली हम लोग डिस्कस जो करने जा रहे हैं, हम डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में अगर इसका हम थोड़ा सा ओवरव्यू लें तो हाउ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मैनेजिंग क्रेडिट, मैनेजिंग इंटरेस्ट रेट रिस्क। We examine how financial institutions manage credit risk, default risk, etc. We explore the tools available to manage the measure these risks and strategies to reduce them. Topics include managing credit risk, managing interest rate। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन मैनेज ओवर क्रेडिट रिस्क एंड हाउ वी कैन मैनेज ओवर इंटरेस्ट रेट रिस्क। ठीक है, इन दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सॉरी फॉर इंटरप्शंस, मेरी तरफ आज इशू है थोड़ा सा, इंटरनेट का वाईफाई का बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो जहाँ पे मेरी वॉइस आपको लगे कि थोड़ी लेट डाउन हो रही है या तो फिर आप मुझे फ़ौरन से बता दें, ताकि मैं जो वर्ड मैंने आई थिंक मैं बोल देती हूँ रैंडमली, मैं वो रिपीट कर सकूँ। ठीक है, आवाज़ आ रही है मेरी आपको बच्चे? आवाज़ आ रही है हाँ आपको? जी, क्लियर हुई है। आ रही है। इसमें बेसिकली हम यस लोग मैम आ रही है। ओके, हम लोग डिस्कस करेंगे क्रेडिट रिस्क के बारे में और इंटरेस्ट रेट रिस्क के बारे में, कि हमने जो रिस्क इन्वॉल्व भी, रिस्क जो फैक्टर है वो इन्वॉल्व भी तब होता है जब आप कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज़, कोई भी सिक्योरिटीज़ ऑन क्रेडिट जो है ना वो इशू करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने पढ़ना है कि हमने जो वो क्रेडिट रिस्क है उसको किस तरह से मैनेज करना है। अगर हमने क्रेडिट पे रिस्क, हमने क्रेडिट पे आइटम दी है तो उसमें रिस्क फैक्टर तो इन्वॉल्व है, तो वो जो क्रेडिट रिस्क का जो फैक्टर है उसको किस तरह से मिनिमाइज करना है। एक डिफ़ॉल्ट रिस्क हो गया कि वो रिस्क तो है, रिस्क एक रिस्क ऑलरेडी एक डिफ़ॉल्ट रिस्क है, और रिस्क डिफ़ॉल्ट रिस्क है बट उसमें भी अगर डिफ़ॉल्ट हो जाए कि एक रिस्क आपने लिया, क्रेडिट पे आपने लोन दे दिया, ठीक है, आपका रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है, बट अगर वो डिफॉल्टर हो जाता है वो पर्सन जिसने क्रेडिट लिया है, तो आप कहेंगे डिफॉल्ट रिस्क, रिस्क भी डिफॉल्ट हो गया आपका। उसके बाद है वी एक्सप्लोर द टूल्स अवेलेबल टू मैनेजर्स टू मेजर दिस रिस्क एंड स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस दैम। ठीक है, तो कौन कौन से मेजर्स, कौन कौन से स्ट्रेटजीज जो एक मैनेजर है वो अडॉप्ट करता है टू मिनिमाइज देयर रिस्क। ठीक है, तो इसमें दो तरह के टर्म्स हैं जो हम लोग बार बार डिस्कस करेंगे, दैट इज़ मैनेजिंग क्रेडिट रिस्क एंड मैनेजिंग इंटरेस्ट रेट रिस्क। ठीक है, कि जो जब भी आप लोग क्रेडिट पे कोई चीज़ या कोई सिक्योरिटीज़ वगैरह इशू करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप ऑन इंटरेस्ट जो है वो इशू करते हैं। तो मैनेजिंग इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो इंटरेस्ट रेट जिस पे इशू करते हैं, जो इंटरेस्ट रिकवर करवाना होता है। जैसे इंटरेस्ट रिकवर क्यों करवाया जाता है, हमने जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर एक चीज़ आप 1000 आज देते हैं तो 1000 आप 2 ईयर्स के बाद उस पर्सन से अगर रिसीव कर रहे हैं सेम अमाउंट, तो आप तो लॉस में हैं। ठीक है ना, क्योंकि 2 ईयर्स के बाद वो जो 1000 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करके देखी थी हमारे पास आई थी 926। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप क्या करते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं हम क्रेडिट पे। तो आप फॉर एग्जांपल अगर उसे इन फ्यूचर रिसीव करें 1200 तो आपको बेनिफिट तो हो। ठीक है, तो मैनेजिंग इंटरेस्ट रेट रिस्क, आप किस तरह से उस रिस्क को मिनिमाइज करते हैं। अगर वो पर्सन डिनाई कर दे देने से या इस कैपेबल ना हो इन फ्यूचर में, या डिफ़ॉल्टर शॉप में अपने आप को शो कर दे, तो इस सिनेरियो में हाउ यू कैन मैनेज, तो आप किस तरह से इसको मैनेज करेंगे, इस चीज़ के बारे में हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, ओके, हम लोग आगे मूव करते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि मैनेजिंग क्रेडिट रिस्क। ठीक है, जो फर्स्ट पर्सपेक्टिव है इस चैप्टर का, कि किस तरह से एक मैनेजर जो है वो मैनेज करता है क्रेडिट रिस्क को। ठीक है, जो क्रेडिट पे वो जो सिक्योरिटीज़ या वो कुछ लोन्स वगैरह देता है, तो देने के बाद जो उसमें एक रिस्क का फैक्टर इन्वॉल्व होता है उसको वो किस तरह से मैनेज करता है। ठीक है, अ मेजर पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इज मेकिंग लोन एंड द मेजर रिस्क विद लोन्स इज दैट द बोरो विल नॉट रिप्लाई रिपे। ठीक है, कि अगर एक ऐसा पार्ट बिजनेस का या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जो लोन्स देता है, और एंड द मेजर रिस्क विद लोन्स इज दैट द बोरो विल नॉट पे,
और जिस पर्सन ने वो लोन लिया है अगर वो इन फ्यूचर पे ना नहीं कर सकता तो तो उसको हम लोग कहते हैं क्रेडिट रिस्क हमारे इन्वॉल्व है इसके अंदर। देने से पहले जब आप किसी को कोई चीज़ लोन पे देते हैं तो तब ही जो रिस्क फैक्टर है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मतलब आपका रिस्क फैक्टर इंक्रीज हो जाता है। लेकिन जब एट द एंड आपको पता चले कि वो पर्सन पे ही नहीं कर पा रहा आपको, तो आप कहते हैं कि अब तो डिफ़ॉल्ट रिस्क आपका हो चुका है। फिर आप स्ट्रेटजीज बनाते हो कि आप रिकवर करवा सकते हो तो किस लिमिट तक करवा सकते हो, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको सेल किया जा सकता है, उसको सील करवाया जा सकता है। तो इस तरह के, क्योंकि हमने बात की थी कि जो लोन्स हम लोग लेते हैं या जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें दो बड़े इंस्टीट्यूट्स थे जिसका हमने जिक्र किया था। द फर्स्ट वन इज़ दैट कॉर्पोरेशंस, द सेकंड वन था गवर्नमेंट। तो ये दो सेक्टर्स अगर इन्वॉल्व हो जाए तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि रिस्क डिफ़ॉल्ट, मतलब डिफ़ॉल्ट रिस्क तो होता ही होता है, बट ये उसके जो चांसेस होते हैं रिस्क के डिफ़ॉल्ट होने के वो मिनिमाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो मैनेजिंग क्रेडिट रिस्क में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमने जो कोई चीज़ किसी को उधार लोन पे दी है या उधार पे दी है तो उसमें जो रिस्क फैक्टर है उसको मिनिमाइज़ किस तरह से करना, मिनिमाइज़ इस तरह से ही करते हैं अल्टरनेट आप कोई चीज़ उससे ले लें, ठीक है। अगर आप कल ये पे नहीं कर पाओगे तो मैं आपकी ये जो प्रॉपर्टी है या जो भी कोई चीज़ है इसको सेल कर दूँगा। जैसे बैंक से कभी लोन लें आप लोग तो आपने देखा होगा कि अगर आपने बैंक से कोई 5 लाख का लोन निकलवाना है तो बैंक जो है 5000 के करीब तरीन, ठीक है, करीब करीब कोई ऐसी आपके पास प्रॉपर्टी हो जिसकी वैल्यू इतनी हो तो वो आपसे क्या करते हैं, वो आपसे वो एज अ मॉर्गेज जो है ना वो कलेक्ट कर लेते हैं, उसके अल्टरनेट आपको वो जो है वो लोन इशू करते हैं। तो पर्पस क्या होता है कि वो अपने रिस्क को, क्रेडिट रिस्क को मिनिमाइज कर रहे हैं। इन फ्यूचर अगर आप पे कर देंगे तो आप अपने वो डॉक्यूमेंट्स ले जा सकते हैं प्रॉपर्टी के, अगर नहीं तो आप इस रिस्क को नहीं ले जाएंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट credit risk. Credit risk is the risk that a borrower will not repay a loan according to the term of the loan, either defaulting, entering, or making late बहुत payment. शोर आ रहा अब 12 बजे शोर है, अब भी आ रहा है। अब नहीं आ रहा। ओके, क्रेडिट रिस्क, अगर क्रेडिट रिस्क की बात करें हम लोग, वही जैसे मैंने आपको एक सिनेरियो बनाया है कि क्रेडिट रिस्क इज द रिस्क दैट अ बोरोवर will not repay a loan according to the term of the loan, either defaulting, entering, or making late payment or interest or principal. तो क्रेडिट रिस्क लेने का पर्पज़ यही होता है, प्रॉपर्टीज़ वगैरह लेने का पर्पज़ यही होता है बैंक का कि अगर डिफ़ॉल्टर जो है वो पे कर देगा, एक आपके पास एक एक होप होती है, ठीक है, एक सिक्योरिटी होती है कि इन फ्यूचर वो पे कर देगा, ठीक है। तो अगर उसने विद इन 1 मंथ करना है तो वो अगर 2 मंथ्स भी कर देता है, वो लेट कर देता है तो भी एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है, बजाय इसके कि वो करे ही नहीं, ठीक है। जब आपको सिक्योरिटी या मॉर्गेज की फॉर्म में कुछ भी आप उससे ले लेते हैं तो फिर क्या होता है कि वो पर्सन जो है वो बाउंड हो जाता है टू पे द अमाउंट ऑफ लोन। तो इस तरह से कुछ सिनेरियो हैं जिसकी बेस पे आप क्या करते हैं, अपने जो क्रेडिट रिस्क है उसको क्या करते रहते हैं, मिनिमाइज़ करते रहते हैं, ठीक है। तो अगर इसकी हम लोग एग्जांपल्स वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी कि हम इस चीज़ से बच किस तरह से सकते हैं, रिस्क रिस्क फैक्टर से। फंड्स अगर हम देखें मैनेजिंग क्रेडिट रिस्क की, the concept of adverse selections and moral hazards will provide our framework to understand the principal financial managers must follow to minimize credit risk yet make successful loan, ठीक है। एडवर्स सिलेक्शंस का मतलब होता है कि एक ही जगह इन्वेस्टमेंट ना की जाए, पोर्टफोलियो जैसे मैंने आपको बताया था कि आप एडवर्स अपोजिट कोई सिलेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। आपने एक जगह से लोन लिया या आपने एक जगह लोन दिया तो आप सेकंड टाइम उस पर्सन को ना दें, ठीक है। अगर एक पर्सन फर्स्ट टाइम बैंक के पास आया लोन लेने के लिए, उसको बैंक नहीं जानता, तो बैंक क्या करेगा, उसको वन टाइम तो लोन दे देगा, ठीक है। अगर वो पर्सन जो है 1 मंथ के बाद अगेन आ गया है कि मुझे 50,000 पहले उसने लिया था, 50,000 को मुझे दोबारा दे दे लोन, तो बैंक उस पर रिलाई नहीं करेगा। बैंक कहेगा पहले इसकी जो रेशो है रिटर्न करने की, रिस्क या जो इसकी इंस्टॉलमेंट पे करने की है, वो पहले मैं एक दफ़ा चेक कर लूँ, अगर ये बंदा कैपेबल हुआ है तो फिर मैं इसको पे करूँगा, अदरवाइज़ नहीं।
तो आप क्या करते हैं, आप जो बैंक है वो कोई एडवर्स सिलेक्शंस कोई और पर्सन सेलेक्ट कर लेता है उसको लोन देने के लिए। एंड मॉरल हैजर्ड्स विल प्रोवाइड अवर फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल फाइनेंशियल मैनेजर मस्ट फॉलो टू मिनिमाइज क्रेडिट रिस्क येट मेक सक्सेसफुल लोन। इस तरह से फिर वो क्या करता है, वो एक फ्रेमवर्क से बना लेता है कि इस पर्सन को नेक्स्ट टाइम अगर आएंगे तो लोन देना है, इस पर्सन के साथ डीलिंग नहीं करनी। कुछ इस तरह के सिनेरियो जब सेट हो जाते हैं तो बेसिकली द पर्पज इज दैट टू मिनिमाइज द क्रेडिट रिस्क येट मेक सक्सेसफुल लोन। तो इस तरह से जो लोन्स हैं वो क्या हो जाते हैं, सक्सेसफुल, आपको लोन्स मिल जाता है और बैंक उसके अल्टरनेट कुछ अपने चार्जेस रिसीव कर लेता है। मैनेज किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, आपने किसी को क्रेडिट पे लोन दे दिया, अगर कुछ सिक्योरिटीज़ बैंक ने रखी हैं या सिक्योरिटीज़ बैंक ने बैंक पे नहीं रखी। इंश्योरेंस कंपनीज का अगर आप देखें तो जब इंश्योरेंस करवाते हैं हम लोग तो करवाने के बाद क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं कुछ इस तरह के हैजर्ड्स वगैरह अगर हो जाते हैं तो जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उसको इन डेप्थ उसकी सर्वे करती हैं कि वेदर ये जो हमारा जो कस्टमर है, जो क्रेडिटर है, ऑन बिहाफ ऑफ दिस हुआ है या ये नेचुरल हैजर्ड था, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, वो स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं, और अगर उनको पता चल जाए कि थोड़ा सा भी पॉइंट इसमें इनका शामिल था तो वो पे नहीं करते, ठीक है। तो वो बेसिकली अपने रिस्क को क्या कर रहे होते हैं, मिनिमाइज कर रहे होते हैं। वो उस पर्सन का तो रिस्क होता ही नहीं जब आप इंश्योरेंस करवा लेते हैं, वो तो कंपनी का रिस्क होता है, ठीक है। तो ये कुछ मैनेज करने कुछ तरीकेकार हैं, कुछ सिस्टमेटिक इन्फॉर्मेशन कुछ सिस्टमेटिक इन्फॉर्मेशन होती हैं जो कि अवेलेबल होती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सिस्टमेटिक इन्फॉर्मेशन का मतलब है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अगर आप आपको कोई कहे कि किसी थेफ्ट को पकड़ना है पुलिस के साथ, ठीक है, या सीआईडी के जैसे हम बात करते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा वो एक पर्सन पे आपको शक हो, शक की बेस पे आप उसको पकड़ के तो आप कहेंगे ठीक है भाई आपने ही चोरी की है, जबकि आपको भी डाउट है, आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं की, आपने क्या किया, उसको सजा दे दी, ठीक है, पनिशमेंट दे दी। तो इस तरह से ना हो, बल्कि सिस्टमेटिक इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में हो, स्टेप बाय स्टेप के वन। सबसे पहले हमने अगर इसको ऑन द बेसिस ऑफ सस्पेक्शन हमने इसको अरेस्ट किया है तो फर्दर प्रोसीजर क्या है, फर्दर प्रोसीजर ये है उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, चेक एंड बैलेंस किया जाए, स्क्रीनिंग और मॉनिटरिंग की जाए, फिर उसके बेस पे वो डिसीजंस लिया जाए कि वेदर ये पर्सन कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसी तरह से जो क्रेडिट रिस्क को मैनेज करने के लिए कुछ मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, मॉनिटरिंग पर्सन हायर किए जाते हैं, जो पर्सन देता है, जैसे स्क्रीनिंग कुछ बंदे कर रहे होते हैं कि इस पर्सन ने मुझसे अगर लोन लिया, जैसे कुछ इदारे या इंस्टीट्यूशंस लोन देते हैं फॉर शॉर्ट टर्म बिजनेसेस के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे बेगम कोर्ट में मैंने आपको पहले ही बताया था एक इंस्टीट्यूशंस था जो लोन प्रोवाइड करता था फीमेल को स्पेशली 45,000 25,000, तो आईडी कार्ड दिखा के आपको मिल जाता था, फिर आपने इन द फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट जो होता था वो पे करना होता था। तो जो इंस्टॉलमेंट पे करते थे आप वो भी सेम अमाउंट होती थी, ठीक है, कोई इंटरेस्ट चार्ज आपसे नहीं किया जाता था। तो बेसिकली उसमें क्या चीज़ शामिल थी, रिस्क फैक्टर। बट अब रिस्क फैक्टर तो था क्योंकि ना तो आप उसकी अल्टरनेट कोई चीज़ ले रहे हो, ना तो आप इंटरेस्ट इंटरेस्ट जो है वो कलेक्ट कर रहे हो, तो बेसिकली आपका बेनिफिट क्या है उस चीज़ से, ठीक है। मुझे उसका एग्जैक्ट नेम नहीं याद अभी। तो पर्पस सिर्फ यही था कि किस तरह से आप जो है ना इन चीज़ों से मतलब आप सोसाइटी की वेलफेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रेडिट तो आपने दे दिया, आपने अपना रिकवर तो करवाना है, तो आप कौन से फैक्टर बाकी रिमेनिंग बचेंगे कि आप अपने वो क्रेडिट को जो क्रेडिट रिस्क है उसको मिनिमाइज़ करें। तो सबसे पहला तो होता है कि आप स्क्रीनिंग और मॉनिटरिंग करें, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें कि इस पर्सन से मुझसे 25,000 फीमेल ने 25,000 मशीनरी के लिए परचेज़ किया था, जैसे शॉर्ट टर्म घरों में मशीनरीज लगाई जाती हैं, क्या इसने वो परचेज़ की है या इसने कहीं और इन्वेस्टमेंट्स कर दी हैं, क्योंकि अगर तो इसने मशीनरी परचेज़ की है तो फिर इन फ्यूचर में ये मुझे पे करने के काबिल होगी, अगर नहीं तो ये तो अनएम्प्लॉयड है, ये कैसे मुझे पे करेगी, इस तरह तो हमारे पैसे डूब जाएंगे, ठीक है। तो कुछ वो स्क्रीनिंग करते रहते हैं, मॉनिटरिंग करते रहते हैं, ठीक है। Collecting reliable information about prospective borrowers. This has also led some institutions to specialize in regions or industries, gaining expertise in evaluating particular firm, ठीक है। खास किस्म के एक्सपर्टाइज को हायर कर लेते हैं कि जो स्पेसिफिक जो फर्म है या स्पेसिफिक पर्सन है जिसने लोन लिया हमसे, या स्पेसिफिक कोई इंडिविजुअल कह लें आप, या जो फीमेल जैसे वो थी उन्होंने जैसे वो लोन लिया है, तो क्या वो इस काबिल हैं कि वो इन फ्यूचर में हमें पे कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आल्सो इन्वॉल्व रिक्वायरिंग सर्टन एक्शंस और प्रोहिबिटिंग अदर्स एंड देन periodically verifying that the borrower is complying with the term of loan contract।
उसके बाद कुछ सर्टन किस्म के एक्शन लिए जाते हैं। अगर आपको लगता है वो पर्सन जिसने लोन लिया और मतलब आपसे झूठ बोला कि वो मशीनरी परचेज़ करना चाहता है, जबकि अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं। अब वो लोन ले लेते हैं कोई बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, उसको आपने इन्वेस्ट कर दिया बच्चों की शादी में, ठीक है? आपने घर बना लिया, तो जब आप घर बना लेते हैं, तो आप पे नहीं कर सकते। आपकी मनी तो स्ट्रक हो गई, ठीक है? या तो आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट्स कर दें उसकी, या आप कोई कारोबार या बिज़नेस वगैरह स्टार्ट कर दें, जिससे आपको कुछ ना कुछ प्रॉफ़िट आता रहे, आप उसमें से अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट पे करते रहें। तो वो बैंक इन चीज़ों को बहुत क्रिटिकली इवैल्यूएट करता है जब कोई बैंकर या कोई इंस्टीट्यूशन लोन देता है, कि जिस चीज़ के लिए आपने वो लोन लिया, क्या आप उसी चीज़ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं? जबकि लोग ऐसा नहीं करते। बैंक्स में से लोन लेते हैं फॉर द सेक ऑफ का बिज़नेस, बट क्या करते हैं उसको इन्वेस्ट कर देते हैं 90% इन मैरेजेस एंड हाउस बिल्डिंग, ठीक है? तो क्या हुआ, आपकी मनी जो होगी वो स्ट्रक हो गई, वेस्ट हो गई। उसके बाद है स्पेशलाइजेशन इन लैंडिंग, ठीक है? उसके बाद बैंक्स जो होते हैं वो कुछ स्पेशलाइज़ हायर करते हैं, या उनके पास कुछ होते हैं कि वो बताते हैं कि यहाँ पे लैंडिंग की जाए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना की जाए, यहाँ पे लोन देना चाहिए, यहाँ पे इस पर्सन को लोन नहीं देना चाहिए। मतलब वो बेसिकली वो प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं इन फ्यूचर की, कि आप अगर यहाँ पे करेंगे ये लोकेशन बेहतर है, यहाँ पे करेंगे ये लोकेशन बेहतर नहीं है, उसके अकॉर्डिंग उनके पास नॉलेज होता है, ठीक है? बेसिकली ये भी फैक्टर इसमें आ जाता है कि क्रेडिट रिस्क को मिनिमाइज़ किस तरह से कर रहे हैं हम। तो स्पेशलाइजेशन इन लैंडिंग हेल्प्स इन स्क्रीनिंग, it is easier to collect data on local firm in specific industry. It allows them to better predict problem by having better industries and location knowledge, ठीक है? तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करें, ये लोकेशन अच्छी है, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पे आपको जो कॉस्ट है वो कम से कम लगेगी। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप स्पेशलाइज्ड पर्सन को हायर कर रहे हैं कि जो वक्तन आपको अवेयर कर रहा है कि दैट यू हैव टू इन्वेस्ट मनी और नॉट। उसके बाद अगर हम लोग बात करें मैनेजिंग क्रेडिट रिस्क में इन्फोर्समेंट की, जब आपको लगता है कि एक पर्सन ने लोन लिया जिस पर्सन के लिए वो उस काम के लिए इसको यूटिलाइज़ नहीं कर रहा, तो आप उस पर्सन को इन्फोर्स भी कर सकते हैं, ठीक है? उसको डरा भी सकते हैं, ताकि वो पर्सन जो है जिस मकसद के लिए उसने लिया वो पे। आप अगर नहीं डराते, आपको लगता है कि अगर उसने उस दूसरे काम के लिए स्टार्ट कर दिया है, लोन लिया फॉर बिज़नेस पर्पज़ और इन्वेस्ट कर दिया किसी और जगह पे, बट आपको ये लग रहा है कि अगर इन्वेस्टमेंट्स किसी और जगह पे की है, तो यहाँ से उसको मंथली कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, और दिस पर्सन इज़ कैपेबल टू पे द इंस्टॉलमेंट अमाउंट ऑफ द बैंक, तो वो आप उसका स्ट्रिक्टली एक्शन नहीं लेते, इन्फोर्समेंट नहीं करवाते, ठीक है? लेकिन अगर ये लगे कि आपने उसको लिया है फॉर बिज़नेस पर्पज़ और आपने उसको क्या कर दिया, आपने उसको यूटिलाइज़ कर दिया नॉन प्रोडक्टिव पर्पज़, ठीक है? शादियों में अगर यूज़ कर लिया आपने, कोई प्रोडक्टिव पर्पज़ नहीं, कोई अर्निंग नहीं इन फ्यूचर में, ज़ीरो पैसे अमाउंट आपकी इन फ्यूचर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी उस अमाउंट की। तो फिर इस तरह के सिनेरियो में जो बैंक्स होते हैं, ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो मॉनिटरिंग करते हैं और एनफोर्समेंट करते हैं कि इस चीज़ को इंश्योर किया जाए कि आपने जिस पर्पज़ के लिए वो लोन लिया था, क्या वो उसी काम के लिए यूटिलाइज़ हो रहा है, ठीक है? आल्सो हेल्प फाइनेंस इंस्टीट्यूशन राइट प्रोटेक्टिव कन्विकेशंस, आप कहने इसको कन्विक्शंस, प्रोटेक्शंस के आप किस तरह से प्रोटेक्ट हो सकते हैं इन कन्विक्शन से, जो कि लोन्स के कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई थी, और एक्टिवली आप मैनेज कर सकते हैं उसको, इंश्योर करते हैं कि जो बोर्विंग है वो नॉट टेकिंग रिस्क एट दिस एक्सपेंस, कि जो आपने बोर्विंग की है वो एक्सपेंस के लिए नहीं की, आपने उसको फॉर सेक ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की हैं, फॉर सेक ऑफ बिजनेस पर्पस लिया था लोन आपने, ठीक है? ना कि आपने उसको एक्सपेंस बना के। एक्सपेंस अक्सर ये होता है जितनी मर्जी आपके पास अमाउंट हो, वो तब तक आपके पास सेव रहेगी जब तक वो आपके पास सेव है। जैसे ही आप उसको कंज्यूम कर लेते हो, एज एक्सपेंस ट्रीट हो जाती है, और फिर वो कंज्यूम, उसके बाद ना उसका कोई फ्यूचर पर्सपेक्टिव रहता है ना कुछ रहता है। उसके बाद आ जाता है लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप। एक पर्सन जैसे आपसे 50,000 ले गया, 1 मंथ के बाद अगेन आया, आप उसको नहीं देंगे जब तक उसको आप उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना ले लें कि ये पर्सन इस काबिल है कि इन फ्यूचर में पे कर देगा कि नहीं। अगर तो है तो आप उसको लोन दे देते हैं। तो फिर वो इस तरह से जब वो पर्सन आपके साथ डीलिंग करता रहता है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो आपके साथ उस कस्टमर के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड हो जाते हैं, तो उसमें कहते हैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, ठीक है? पास्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास होती हैं उनकी, ठीक है? अगर कोई न्यू कस्टमर है तो आप फर्स्ट टाइम उसको चेक करते हैं, उसके अकाउंट को चेक करते हैं, सेविंग अकाउंट कितना है, प्रीवियस लोन्स उसको कितना प्रोवाइड किया गया था, क्या उसने ईज़िली उसको पे कर दिया या नहीं किया, ठीक है? या उसने उसको बैंक्स को टफ टाइम दिया टू कलेक्ट द अमाउंट ऑफ
लोन, ठीक है। तो इस तरह के जब सिनेरियोज पीछे बिल्टअप होते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि मैनेजिंग क्रेडिट रिस्क में जो कस्टमर के साथ रिलेशनशिप है वो उनका बेहतर हो जाता है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट, मैनेजिंग क्रेडिट रिस्क, ठीक है। अब हम इसको मैनेज किस तरह से करेंगे। एक लोन कमिटमेंट्स, ठीक है, एक लोन कमिटमेंट्स होती हैं। अरेंजमेंट्स करें कि अरेंजमेंट वेयर द बैंक एग्री टू प्रोवाइड अ लोन अप टू अ फिक्स अमाउंट व्हेन एवर द फर्म रिक्वेस्ट द लोन, ठीक है। कुछ कमिटमेंट्स हो जाती हैं बैंक्स के साथ, किसी कंपनीज की बैंक्स के साथ, कि हमें अगर इतना लोन चाहिए होगा एट द स्पॉट, हमारी रिक्वायरमेंट होगी, या हमने कुछ डिबेंचर या स्टॉक इशू करने होंगे या कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी, तो दिस बैंक जो है ये हमें पे करेगा। तो बैंक बेसिकली क्या करता है, एग्रीमेंट कर लेता है, कमिटमेंट कर लेता है उस कॉर्पोरेशन के साथ कि वी आर लाइबल टू पे द अमाउंट ऑफ लोन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ योर फर्म रिक्वेस्ट। तो जैसे ही फर्म की तरफ से रिक्वेस्ट आती है वो उसको पे कर देते हैं, ठीक है। वो बेसिकली कमिटमेंट है। तो जब ये जो कमिटमेंट वाली जो पॉइंट आ रहे हैं ये आप देखें तो ये बेसिकली रिलेशनशिप में जा रहे हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्टअप किए जाते हैं, ठीक है। अक्सर ये आपको पता होगा, आप आप अपनी अपनी लाइफ में अगर प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करके देखें, चीज़ें वही हैं सारी जो आप कर रहे होते हो, बट ये है कि स्पेसिफिक टर्म आप इसे कह दें कि यूज़ नहीं की होती आपने, ठीक है। तो आपके साथ भी कोई एक दफ़ा अगर आपसे किसी ने लोन लिया, आपको उसने पे कर दिया है, तो सेकंड टाइम वो लेगा, बड़े आप अपने आपको ये अंडरस्टूड होगा कि जो रिस्क है वो आपका कम है और आपको इन फ्यूचर जो है ना वो मिल जाने पैसे आप उसको आराम से दे देते हैं। तो इसी तरह जब किसी फार्म या कॉर्पोरेशंस पे आपकी कमिटमेंट बिल्डअप हो जाती है तो आप क्या, आपका रिस्क क्या हो जाता है, मिनिमाइज होता है आपके माइंड में कि हमें ये फ्यूचर मिल जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कमिटमेंट एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। जो बैंक है वो उसको लोन पे कर देता है। उसके बाद कोलेक्ट्रल, इस एक वही बात कि प्रॉपर्टी को प्लेज कर लिया जाए एसेट्स को, ठीक है। कंपनी की तरफ से कंपनी ने अपने डॉक्यूमेंट्स रखवाए हैं, ठीक है, वो लोन इशू कर रहे हैं फिर वो रिटर्न कर रहे हैं, इस तरह कुछ कोलेक्ट्रल सिक्योरिटीज़ के तौर पे कुछ रख के लोन इशू कर दिया जाता है। ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। उसके बाद है कंपनसेटिंग बैलेंसेस, reserve that a borrower must maintain in the account that act as collateral should be borrower default, ठीक है। कंपनसेटिंग बैलेंसेस, कि जब आप कंपनसेट कर रहे होते हैं बैलेंस, मतलब जब बैलेंस शीट बनाते हैं, बनाने के बाद पता चलता है कि जो आपके पास इस दफ़ा जो नेट इनकम है वो आई एक्सपेक्टेड 50,000 थी, आई है 48,000, 2,000 का डिफरेंस आ गया, 2,000 का लॉस हो गया, ठीक है। और आपने जो लोन्स लिया हुआ था उसकी इंस्टॉलमेंट भी पे करनी है, ठीक है। तो क्या होता है, उसको कंपनसेट कर लिया जाता है नेक्स्ट बैलेंस शीट में कि फॉर बिल्डिंग द लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, किस कस्टमर के साथ रिलेशनशिप अच्छे हैं, अगर किसी मंथ में किसी ईयर में ऐसा हो भी जाता है तो इट्स एक्सेप्टेबल। उसके बाद क्रेडिट रेशो, कि कितना रेशो क्या है उसकी क्रेडिट की, ठीक है, कितना लोन दिया है और कितनी इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट कितने मंथ्स के बाद डिसाइड करनी है, ये डिसाइड करता है बैंक और कस्टमर, ये इन दोनों के दरमियान में डिसाइडेड होते हैं, कोई सेट रूल नहीं है इसका। अगर तो कस्टमर लाइबल हो तो मे बी 1 ईयर्स के बाद भी होता है, लमसम अमाउंट हो जाती है आपकी, और अगर ना हो तो 1 मंथ के बाद भी हो सकता है। जिस तरह की रेशो लेंडर में और क्रेडिटर में, बॉरोवर लेंडर और बॉरोवर में डिसाइडेड होती है, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। लेंडर विल रिफ्यूज टू लेट टू सम बॉरोवर रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच इंटरेस्ट दे विल विलिंग टू पे, ठीक है, जितना वो विलिंग हो पे के लिए, जो जितनी उनकी अमाउंट डिसाइडेड हो। Lender will only finance part of a project requiring that the remaining part come from equity finance, ठीक है। ओके, मैनेजिंग इंटरेस्ट रेट रिस्क, इससे पहले इशू किसी को है तो वो मुझसे डिस्कस करें अभी, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे इंटरेस्ट रेट रिस्क सेकंड टॉपिक पे इसके। जी बच्चे, एनीवन? नो मैम, कोई क्वेश्चन नहीं है। इजी था टॉपिक आज का आपका? नो मैम। जी मैम, इजी था। इजी था। अब स्नैपशॉट ले लें इसी तरह, आप स्नैपशॉट ले लो और स्नैपशॉट आप मुझसे शेयर करेंगे, और बच्चे मैं भी स्नैपशॉट ले रही हूँ। ओके, मैम वो चैप्टर नंबर असाइनमेंट 1, आपको असाइनमेंट सेंड नंबर करनी है 1। ईमेल पे। जी जी। मैम वो ईमेल नहीं मिल रही है आपकी। ईमेल? मैम ईमेल बता दें, अपनी असाइनमेंट सेंड करनी है। असाइनमेंट आई थिंक हाशिम ने नहीं करनी थी। अच्छा चलिए आप लोग ले लें, ईमेल लेने में कोई हर्ज मैम नहीं। मैंने हाशिम को सेंड की ना। हम्म, मैम हाशिम को सेंड की हुई थी मैंने परसों की। हम्म।
पर वो मैम लीव पे है इसलिए आपको सेंड नहीं कर सका वो। आप फिर हसीब आप सेंड करें सिद्रा को, और सिद्रा फिर कंबाइन मुझे कर ओके देगी, ठीक है। अलग अलग करोगे तो मैं हो सकता है आपकी स्किप हो जाए, फिर आपकी मैं काउंट ना कर पाऊँ, फिर आप कहें मैम आप दी थी और मैं कहूँ आप मुझे आपकी रिसीव नहीं हुई। तो इस हडल से बचने के लिए ना आप एक ही पर्सन करेगा तो वो ज़्यादा बेहतर होगा ना, कन्वीनियंट होगा मेरे लिए भी। ओके मैम। ठीक है। अब जो इस असाइनमेंट्स के बाद नेक्स्ट वीक जो होगा इंशाल्लाह, अगर आपकी क्लासेस कंटिन्यू रही तो हम नेक्स्ट जो असाइनमेंट है उस पर फोकस करेंगे, दैट इज़ योर चैप्टर नंबर 2 समरी। ठीक है। इसका एक कम्प्रीहेंसिव प्रोजेक्ट होगा आपका बिफोर मिड, एक एक्टिविटी होगी, तो वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले उसको समझने के लिए हमें इसके कंसेप्ट की बिल्डिंग होनी चाहिए, तो फिलहाल हम उसकी तरफ जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम लोग चैप्टर नंबर 6 पे पहुंचेंगे बिफोर फाइनल ईयर, तो उसमें फिर उससे पहले मैं आपको एक प्रोजेक्ट दूंगी, तो बल्कि आप चैप्टर नंबर 6 के बाद दूंगी। तो वो बेसिकली वही बंदा कर पाएगा जिसने लेक्चर्स ध्यान से सुने होंगे, ये क्वेश्चनिंग की होगी, जिसको समझ होगी। तो फिलहाल समरी बनाने का मकसद यही है कि आप इन टच रहें कि जो चीज़ पढ़ी है आपने उसकी समरी बना दी है, आपको समझ है कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था। तो इनको कंबाइन करते जाएं, क्योंकि जो फाइनल बिफोर फाइनल असाइनमेंट है वो आपकी मिड और फाइनल दोनों के चैप्टर्स को मिला के कंबाइन होनी है। ठीक है। तो ये नहीं कहेंगे आपके मैम मिड से पहले का सिलेबस ऐड है और मिड से पहले का सिलेबस ऐड नहीं था। असाइनमेंट्स जो आपकी होगी वो एक कम्प्रीहेंसिव होगी और दोनों के मिला के होगी। ठीक हो गया। अच्छा, आज के लेक्चर में कोई क्वेश्चंस है तो मुझसे पूछ लें बस। नो मैम क्वेश्चन तो कोई नहीं है, लेकिन जो कल रिस्क मैनेजमेंट वाला लेक्चर हुआ था वो सेंड कर दें। हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नो मैम रिस्क मैनेजमेंट का जो कल लेक्चर हुआ है ना। बच्चे, कल तो हमारा लेक्चर नहीं हुआ रिस्क मैनेजमेंट का। रिस्क मैम मैनेजमेंट कल का लेक्चर हमारा कल नहीं हुआ, हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हुआ है। जो लेक्चर्स जी हमारा मिस हो गया मैम। था फ्राइडे को, तो फ्राइडे को बच्चे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हुआ था, तो वो मैं स्लाइड आपसे वो मैं आपसे अभी शेयर कर देती हूँ। ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट के आपके लेक्चर्स होते हैं ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को, वेडनेसडे एंड थर्सडे को। जी मिस वो मैं कंफ्यूज हो गई थी। कोई बात नहीं, मैं अभी आपको वो भी शेयर कर देती हूँ। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो बच्चे पूछे मुझसे। एनीवन? अब्दुल्ला, यस मैम। कोई क्वेश्चन हो बच्चे आपका? मैम फिलहाल तो नहीं। कोई नहीं। हसीब, हसीब, नो मैम कोई क्वेश्चन नहीं। हुजैफा, यस मैम कोई क्वेश्चन नहीं। नो मैम। नो मैम। चले अहमद। बॉयज में बच्चे मेरे पास जो लिस्ट में आ रहे हैं टोटल 4 to 5 बच्चे हैं। आप बाकी क्लास में प्रेजेंस कोई नहीं शो कर रहा। दानिश को भी मैसेज कन्वे करें, क्लास में आए। क्लास की आपके मार्क्स हैं, क्लास की प्रेजेंस के मार्क्स हैं जो काउंट होंगे आपके फाइनल्स पे। ठीक है। चलें, अगर क्वेश्चंस आपका नहीं है तो हम क्लास वाइंड अप करते हैं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।